वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये थर्मोडायनेमिक्स की एक नया लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क होता है उसके बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग प्रोसेस में देखा था, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे, उस प्रोसेस में देखेंगे कि वर्क डन कितना होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस कहिए, क्योंकि गैस जो एक्सपैंड भी करती है, कंप्रेस भी करती है, तो वो साइन कन्वेंशन से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें पहले एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी की साइन को रिवर्स करके हम उसका कंप्रेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होने का मतलब जो भी वर्क डन हुआ है उसको वापस से वहीं लाया जा सके, यानी जो गैस एक्सपैंड की हुई है उसको वापस से कंप्रेस करके उसके इनिशियल स्टेट में लाया जा सके। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, और दूसरा आता है इर्रिवर्सिबल, यानी कि ऐसा गैस का वर्क डन जो कि इर्रिवर्सिबल हो, यानी कि गैस बस एक्सपैंड करती ही चली जा रही है। ठीक है ना, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो कि हम लोग दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ए की, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल का मतलब अपने इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और एक्सपेंशन का मतलब गैस एक्सपैंड करें। ठीक है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल इक्वेशन। अब हम कंसीडर करते हैं ना एक कंटेनर को जिसमें गैस रखी हुई है, जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इसको हम मान लेते हैं, कि एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जो कि गैस को रोके हुए है, और ये मतलब मूवेबल है, ताकि हम जब प्रेशर बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि गैस जो होती है अपने वॉल, जो जिस कंटेनर में हो उसके वॉल पर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। तो उस प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं पी गैस। ठीक है, और ये पी गैस जो होगी इस पिस्टन को पुश करने की कोशिश कर रही होगी। ठीक है ना, ये गैस का क्या होगा, इंटरनल प्रेशर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम इनफाइनेटिसिमली स्मॉल वेट रखते हैं, जिसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे DW मान लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, ये बहुत छोटा वेट है, छोटे से उसके वर्क डन कराने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर वेट रखेंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करने लगेगा, यानी इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है ना, जैसे भाई ये पिस्टन हमारा था, इसके ऊपर हमने वेट रखा, तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। इसी नीचे जाने की जो फोर्स हो रही है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो जब हम वेट अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। गैस जो होगी क्या होगी, कंप्रेस होने लगेगी। ठीक है, कंप्रेस होती है गैस, तो टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है। ठीक है ना, जब गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है, तो टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस वेट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाएगा गैस के प्रेशर से। तो ऐसे केस में गैस जो होगी क्या करेगी, एक्सपैंड करने लगेगी या फिर एक्सपेंशन करेगी। ठीक है, तो जब एक्सपैंड करेगी तो ये ठंडी होने लगती है, कूल डाउन करने लगती है। ठीक, क्यों ऐसा होता है इसको ज़रा समझना पड़ेगा। कि जब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास इनिशियली पिस्टन यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, और गैस के पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मूव करने की उनको जितनी कम जगह मिलेगी उतना इनमें कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से एनर्जी होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है राइज कर जाता है। अब जब पिस्टन वापस जाने लगेगा तो इनको अगेन जगह मिल जाएगी मूवमेंट करने की, या उनके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल को इधर उधर टहलने की, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, कूल डाउन होते हैं। जब कूल डाउन होते हैं तो वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सराउंडिंग से क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसी है जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और पूरे प्रोसेस के दौरान क्या रहता है, आइसोथर्मल रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि DP जो है, प्रेशर जो होगा डिक्रीज़ होगा जब वेट रिमूव हो रहा है। ठीक है, कंसीडर करेंगे DP इज प्रेशर डिक्रीज, इतना प्रेशर कम हो रहा है व्हेन
व्हेन वेट इज़ रिमूव, मतलब जो इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल वेट है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं तब, तो क्या होगा देन, तो dp इज़ अ प्रेशर डिक्रीज्ड व्हेन वेट इज़ रिमूव्ड देन, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनता है जो कि होता है p गैस का प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, एक्सटर्नल प्रेशर और जो हमने प्रेशर डिक्रीज़ किया है उसके एडिशन के, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो गैस का प्रेशर होगा उसके इक्वल हो जाएगा। या फिर इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है गैस में से कितना प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमको मिल जाता है एक इक्वेशन। अब क्योंकि ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक प्रोसेस जो हो रही है एक्सपैंड हो रही है ना, तो इसमें लिखते हैं इन एक्सपेंशन। ठीक है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो मान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हो रहा है हमारा V1 से V2 तक। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, सो वर्क डन विल बी हमको मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ रखा है P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो हमारे पास यहाँ dV आ जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक, तो यहाँ P एक्सटर्नल, इधर हमारे पास dV है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब अगर आइडियल गैस की बात की जाए तो फॉर आइडियल गैस की बात की जाए, यानी गैस होती है, ठीक है, जो सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करती है, जो सारे गैस लॉ को फॉलो करती है, तो हमारे पास इक्वेशन आता है PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ पर P से प्रेशर है, V से वॉल्यूम है, ठीक है, N से नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक, R से हमारा गैस कांस्टेंट है और T से हमारा टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन बनता है आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ से हमको इसमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से P की वैल्यू हमको मिलेगी nRT/V। तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो V1 से लेके V2 तक एक्सटर्नल प्रेशर में यहाँ पर nRT/V डॉट dV। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, निगेटिव ऑफ nRT स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर लॉग आ जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पर V1 नीचे V2, या इसी को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, nRT log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। ठीक है, ये हमको मिल गया इक्वेशन। अब log बेस E जो है हम लोग सॉल्व करने में नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह ना, इससे वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस 10। तो इसको अगर हम बेस 10 में ले जाएंगे इस वर्क डन को, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1, ये हमको मिल जाता है क्या, वर्क डन। ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब आइसोथर्मली गैस क्या हो रही होगी, एक्सपैंड कर रही होगी तब। ठीक, इस इक्वेशन के और भी बहुत सारे मतलब वेरिएशंस हैं, मतलब हम इसको और भी तरह से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि गैस जो है आइडियल है तो यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा है कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। हालांकि ये CBSE के सिलेबस से में नहीं है, लेकिन हमारे पास चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर जिसमें गैस के बारे में पढ़ना रहता है 11th क्लास में, तो उसमें ये सब बताया जाता है। फिलहाल इतना जानिए कि ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। तो इसका मतलब ये होगा कि P1 V1 जो होगा P2 V2 के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ये दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम बॉयल्स लॉ। ओके, ठीक है, तो हम इसी को वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन को इसी तरह से हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2.303 nRT log बेस 10 V2 की जगह हम यहाँ P1/P2 भी लिख सकते हैं जब खाली प्रेशर के केस हो तब। ठीक है, ये कब हो रहा है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हो रहा हो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यही कंप्रेशन की बात करनी हो तो हम साइन को प्लस कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, तो यहाँ पे कंप्रेशन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। जब कभी गैस जो होगी क्या हो रही होगी, रिवर्सिबली आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही होगी या कंप्रेस हो रही होगी तब। ठीक है, तो
ये था हमारा रिवर्सिबल के लिए। अब हमारा आता है अगला, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी कि गैस जो है ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही हो, लगातार एक्सपैंड कर रही हो। ठीक है, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये कब पॉसिबल है? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है ना, दो जगह पे होता है। पहला, या तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब गैस जो हो कहाँ पर हो, वैक्यूम में हो। यानी वैक्यूम में किसी गैस को अगर हम ओपन कर दें उसके चैम्बर को, तो एक्सटर्नल प्रेशर उस केस में क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो गैस जो होती है लगातार एक्सपेंड करती चली जाएगी। ठीक है। दूसरा जो होता है वो कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है बहुत कम हो गैस के प्रेशर से, गैस के प्रेशर से बहुत कम हो। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो इसी से कैलकुलेट हो सकता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, इरिवर्सिबली एक्सपैंड करती जाएगी गैस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में होगा, वैक्यूम में। देन उसके बाद यहाँ पर जब गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।